बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के साथ। इंशाल्लाह आज से हम लोग जो है वो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो है सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक चेंज नहीं हुई। ठीक है, इसका पिछला सिलेबस ही यूज़ हो रहा है, लेकिन फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक चेंज हो चुकी है। ठीक है, ये बुक जो है ये अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो है वो अपलोड भी नहीं की गई। ठीक है, तो इस वजह से अभी हम लोग जो है वो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक अपलोड होती है तो हम लोग इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के लेक्चर का भी आगाज़ करेंगे। ठीक है, तो सेकंड ईयर की अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें हमारे पास जो हैं वो टोटल चैप्टर्स होते हैं जी 16 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं 16। ठीक है, जिनमें से जो पहले 6 हमारे पास चैप्टर हैं वो होते हैं जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और हमारे पास 7 से लेकर नेक्स्ट जो 16 तक होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास आते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो यानी कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों पोर्शन आता है हमारे पास सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें हम लोग जो हैं वो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट ले रहे हैं, यानी हम कौन सा पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम लोगों ने जो इसलिए चैप्टर नंबर 7 शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी इसके इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हमारे पास जो है तकरीबन 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले जो है जितने भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो डिफरेंस देखते थे। ठीक है, वो कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस देखा जाता था, लेकिन वो दो प्रॉपर्टीज़ की बेस पे देखते थे कि दोनों में डिफरेंस एक तो ओरिजिन के लिहाज से होता है कि इसको हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं, ठीक है, इनका ओरिजिन क्या है, और दूसरे नंबर पर इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से डिफरेंस देखा जाता था। ठीक हो गया, यानी 200 साल पहले जितने भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो कहते थे कि ओरिजिन के लिहाज से और प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो इनके लिहाज से होता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये ऑब्टेन होते हैं लिविंग थिंग से, obtained from living things। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तब सोचा जाता था कि ये ऑब्टेन होते हैं जी लिविंग थिंग्स से। लिविंग थिंग्स में हमारे पास आ जाते हैं जी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ प्लांट से हासिल हो सकते हैं या फिर एनिमल से हासिल हो सकते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 200 ईयर्स अगो जो है वो साइंटिस्ट की सोच थी कि तब कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट से या एनिमल से हासिल किए जाते हैं। ठीक है, ये इनका ओरिजिन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनका ओरिजिन तब कहा जाता था कि ये हमारे पास हासिल होते हैं नॉन लिविंग थिंग से। इनको हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं जी नॉन लिविंग थिंग से। ठीक है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि हम लोग इसमें बात करें मिनरल्स की। ठीक है, ये मिनरल से हासिल किए जाते हैं। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनके मुताबिक ये सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल किए जाते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये हमारे पास हासिल किए जाते हैं जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो यहाँ पे हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी तब हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, हमारे पास थ्योरी का नाम क्या है वाइटल फोर्स थ्योरी। यहाँ पर वाइटल वर्ड का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इस थ्योरी की हम लोग डेफिनेशन करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स could be manufactured का वर्ड का मतलब होता है तैयार करना, ठीक है, ओनली बाय एंड विदिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको हम लोग तैयार करते हैं जी लिविंग ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और इसको जो है कुड नेवर सिंथेसाइज्ड, इसको हम लोग तैयार नहीं कर सकते, कुड नेवर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, कि इसको हम लोग जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार नहीं कर सकते, यानी लेबॉरेटरी के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सिर्फ हमारे पास तैयार हो सकते हैं जी लिविंग थिंग्स से, ठीक है, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसको हम लेबॉरेटरी में इनऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार नहीं कर सकते, इसको हम लोग सिर्फ तैयार कर सकते हैं जी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इस थ्योरी को हम लोग नाम देते हैं जी वाइटल फोर्स थ्योरी का, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी आपके पास जो है वो ठीक नहीं थी, इसको बाद में जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो इस थ्योरी की रिजेक्शन की बात देखते हैं, ठीक है, कि इसको रिजेक्ट कैसे किया गया था, ठीक है। रिजेक्शन में हमारे पास जो है फ्रेडरिक वोलर साइंटिस्ट हैं, फ्रेडरिक वोलर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने लिया था अमोनियम सायानेट, और अमोनियम सायानेट से इन्होंने तैयार किया था जी यूरिया, ठीक है। फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम सायानेट को यूज़ करते हुए क्या बनाया था, यूरिया बनाया था, ठीक है। अमोनियम सायानेट का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो ये हमारे पास होता है जी NH4CnO, ठीक है। इसको इस्तेमाल करते हुए जब यूरिया बनाया गया, ठीक है, तो यूरिया का फार्मूला है जी NH2 ट्वाइस CO, ठीक है, ये होता है यूरिया। अब इसमें अगर बात करें तो यूरिया हमारे पास है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और अमोनियम सायानेट हमारे पास है जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अमोनियम सायानेट क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है अगर इनके ओरिजिन की बात करें तो अमोनियम सायानेट जो है ये इसका ओरिजिन है जी मिनरल ओरिजिन है, इसको हम लोग जो है वो मिनरल से हासिल करते हैं। और जो यूरिया है ये हमारे पास हासिल होता है फ्रॉम यूरिन ऑफ मैमल्स के यूरिन से हासिल किया जाता है, ठीक है। तो हमने वाइटल फोर्स थ्योरी में तो ये पढ़ा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में तैयार किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हुए, ठीक है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा तैयार किया था, यूरिया, ठीक है, और कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूज़ किया था, अमोनियम सायानेट से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो आपके पास ठीक नहीं है, इस वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। इसमें अमोनियम सायानेट जो है ये हमारे पास मिनरल ओरिजिन रखता है, और जो हमारे पास यूरिया है वो हम लोग हासिल करते हैं फ्रॉम यूरिन ऑफ मैमल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि आपसे पूछ लिया जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है और इसको कैसे रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपने थ्योरी का भी बताना होता है और आगे नेक्स्ट आपने उसकी रिजेक्शन का भी बताना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जी मॉडर्न डेफिनेशन की बात करते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि लेबॉरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार ही नहीं होते, ठीक है। फ्रेडरिक वोलर के
रिएक्शन के नतीजे में हम लोग जो हैं उसके बाद से अब तक काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो तैयार किए जा चुके हैं, ठीक है। तो इन तमाम कंपाउंड्स में अगर हम लोग देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम्स लाजमी होता है, ठीक है। इसमें मेन चीज़ हमारे पास कौन सी होती है, कार्बन एटम्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन एटम लाजमी मौजूद होता है, ठीक है। कार्बन एटम्स के अलावा इनमें देखा जाता है कि ऑक्सीजन भी मौजूद होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के अलावा जी सल्फ़र भी इसमें मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सी होती है जी, कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। ये बाकी कंपाउंड्स जितने भी हैं, ठीक है, एलिमेंट्स जितने भी हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन करते हैं कि ये हमारे पास होती है जी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग डील करते हैं, स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक हो गया। यानी हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुतालिया किया जाता है, ठीक है। इसमें हाइड्रो वर्ड है जी हाइड्रोजन से और कार्बन्स वर्ड है जी कार्बन से, यानी हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुतालिया क्या कहलाता है जी। तो इसको हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को नाम देते हैं और इनऑर्गेनिक। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में जो है वो डील करते हैं, उसे कहते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमने कहा था कि इसमें कार्बन लाजमी मौजूद होता है, लेकिन इसमें कुछ हिस्टोरिकल रीज़न्स की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो कुछ ऑक्साइड्स हैं कार्बन के, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा कार्बोनेट्स हो गए, कार्बोनेट्स के अलावा हमारे पास आ जाते हैं जी बाई कार्बोनेट्स, ठीक है। यानी कार्बोनेट्स भी और बाई कार्बोनेट्स भी, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे हैं कि जिनमें कार्बन तो मौजूद है, लेकिन हम इसको ऑर्गेनिक की बजाय हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास हैं जी इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये कुछ हिस्टोरिकल इसकी रीज़न्स हैं जिस वजह से हम इनको ऑर्गेनिक के बजाय कहाँ पे डील करते हैं जी, इनऑर्गेनिक में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जी फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। फीचर्स की हम लोग बात करेंगे, खुसूसियात की बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके फीचर्स की बात करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है जी पेकुलियर नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। कार्बन एटम्स की एक ख़ास तरह की नेचर होती है, ठीक है, कि ये दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर जो है वो लॉन्ग चेन्स या लार्ज रिंग्स बनाता है, ठीक है, जिसे हम लोग नाम देते हैं जी कैटिनेशन का, ठीक है। इसे हम नाम क्या देते हैं, कैटिनेशन का, ठीक है। कैटिनेशन हम कहते हैं कि सेल्फ लिंकिंग ability of carbon atoms to form long chains and large rings। यानी कि एटम्स की वो खसूसियात जिसकी वजह से कार्बन एटम्स आपस में लिंक होते हैं, ठीक है, और ये या तो लंबी चेन बनाते हैं या फिर लार्ज रिंग्स बनाते हैं, इसे हम नाम देते हैं कैटिनेशन का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। कैटिनेशन होता है कि कार्बन एटम्स की वो खसूसियात जिसकी वजह से ये दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलता है, जिसकी वजह से लॉन्ग चेन्स बनती हैं और लार्ज रिंग्स बनते हैं, ठीक है। इसकी ये एबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास कार्बन की वैलेंसी होती है जी 4। कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है। यानी एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है,
4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। कार्बन एटम हमारे पास जो है वो कौन से बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। इसके अलावा कार्बन एटम्स जो हैं ये हमारे पास जो हैं वो डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं। डबल बॉन्ड के अलावा जो है वो कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हो सकता है, 3 बॉन्ड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन एटम्स की ये जो सलाहियत है कि कार्बन एटम हमारे पास जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड या फिर हमारे पास डबल बॉन्ड, ठीक है, या फिर हमारे पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी ये एबिलिटी जो है होती है कार्बन एटम्स की कि ये दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स या फिर लार्ज रिंग्स बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये अभी हमने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात की है जो कि हमारे पास है जी पेकुलियर नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। तो उसके बाद हमारे पास है जी इसकी सेकंड फीचर हम लोग देखते हैं। सेकंड हमारे पास है जी नॉन आयोनिक करैक्टर, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास कौन सा है जी, नॉन आयोनिक करैक्टर है, ठीक है। नॉन आयोनिक करैक्टर में हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे पास क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास जो है आयोनिक रिएक्शन नहीं देते, डू नॉट गिव आयोनिक रिएक्शंस, ठीक हो गया। यानी जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये उनका सेकंड फीचर है कि ये हमारे पास होते हैं जी कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, और ये हमारे पास जो हैं आयोनिक रिएक्शंस नहीं देते, मतलब ये नॉन आयोनिक होते हैं। उसके बाद थर्ड पे हम लोग बात करते हैं सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी कौन सी है जी, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। इनके बिहेवियर जो हैं वो एक जैसे होते हैं, ठीक है, उनमें सिमिलैरिटी होती है। इसको हम लोग जो है वो नाम देते हैं कि ये हमारे पास होता है जी होमोलोगस सीरीज़ की वजह से। ये किस वजह से होता है, होमोलोगस सीरीज़ की वजह से, ठीक है। तो हम लोग जो हैं वो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज़ की कि ये ग्रुप होता है कंपाउंड्स का। तो हम लोग होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन करते हैं कि ये हमारे पास होता है जी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कंपाउंड्स का ऐसा ग्रुप जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास एक जैसी होती हैं उसे हम लोग नाम देते हैं जी होमोलोगस सीरीज़ का, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर्स थे जिसमें हम लोगों ने थर्ड बात की है कि इनका बिहेवियर सिमिलर होता है, एक जैसा होता है, ठीक है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि ये हमारे पास जो है इनकी हमने आगे सीरीज़ बनाई होती है जिसे हम नाम देते हैं जी होमोलोगस सीरीज़ का, ठीक है। होमोलोगस सीरीज़ की हम डेफिनेशन करते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड्स का ग्रुप होता है जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग जो हैं वो इसकी नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ फीचर की बात करते हैं, कम्प्लेक्सिटी। फोर्थ पे हमारे पास कौन सा आता है जी, कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कम्प्लेक्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये हमारे पास लार्ज कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। लार्ज कंपाउंड्स होने की वजह से ये स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के लिहाज से जो हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लार्ज होते हैं और ये स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसमें अगर बात करते हैं जी, एग्जांपल ले लेते हैं स्टार्च की। हमारे पास एग्जांपल कौन सी है, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च जो है इसका अगर हम फार्मूला देखें तो ये होता है C6H10O5N, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो N है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है सेवरल थाउजेंड टाइम्स, ठीक है।
ये 1000 टाइम इसकी वैल्यू होने का मतलब है कि ये वाला जो हमारे पास मोनोमर है ये 1000 टाइम रिपीट होगा, ठीक है। जब ये 1000 टाइम रिपीट होगा तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है वो इसकी सेकंड बात कर लेते हैं जी प्रोटीन की। स्टार्च के अलावा हम लोगों ने बात की है जी प्रोटीन की, ठीक है। तो जो प्रोटीन है हमारे पास, प्रोटीन बी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में आता है, ठीक है। ये बी पेचीदा होता है और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और इनका जो अगर हम बात करें जी इसके मॉलिक्यूलर मैस की, अगर हम बात करें कि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मैस जो है वो हमारे पास कितना होता है, तो ये हमारे पास होता है फ्यू थाउजेंड से हमारे पास जो है वो मिलियंस तक हो सकता है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मैस कितना होता है, कुछ थाउजेंड से लेके कहाँ तक हो सकता है जी, मिलियंस तक, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, इनका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो कुछ थाउजेंड से लेके हमारे पास कहाँ तक हो सकता है, मिलियंस तक। तो इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारे पास क्या है जी, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ अभी हमने इसका फीचर पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने बात की इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिफ्थ पे देखते हैं जी आइसोमेरिज्म है हमारे पास। फिफ्थ पे कौन सी है जी, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हम लोग बात करते हैं कि कंपाउंड्स, इसमें हम लोग ऐसे कंपाउंड्स का मुताला करते हैं दैट हैव, ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक हो गया। यानी ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, उसे हम लोग नाम देते हैं जी आइसोमेरिक कंपाउंड्स का। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं आइसोमेरिज्म का, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो हैं वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है जी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज है और हमारे पास कौन सी चीज़ है जी, फ्रक्टोज है, ठीक है। अगर हम इनके दोनों के जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो दोनों का फार्मूला हमारे पास है जी C6H12O6 और इसका भी हमारे पास कितना है जी C6H12O6। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन इन दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमेरिक हैं, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग बात करते हैं जी रेट ऑफ रिएक्शन का। ये हमारे पास है जी इसकी सिक्स्थ फीचर है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कि हमारा रिएक्शन जो है उसका रेट कितना है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ये स्लो रिएक्शन होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं जी, स्लो होते हैं और इसकी यील्ड भी लो होती है क्योंकि रिएक्शन ही हमारा कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उससे हमारे पास प्रोडक्ट भी क्या हो रहे होंगे, कम हासिल हो रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह क्या है, क्यों हमारा रिएक्शन जो है वो स्लो है, इसकी वजह ये है कि ये हमारे पास जो है वो नेचर के लिहाज से क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर होते हैं। और मॉलिक्यूलर होने का मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। उनको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो है इनके रिएक्शन का रेट स्लो होता है जिससे इनकी यील्ड भी लो हो जाती हैं और ये होते हैं हमारे पास नेचर के लिहाज से मॉलिक्यूलर होते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो हैं वो इसके लास्ट फीचर की बात करते हैं जी, इसकी सोलबिलिटी की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोलबिलिटी की हम लोग बात करते हैं कि ये कौन से सॉल्यूशन में हल होते हैं और कौन से सॉल्यूशन में ये हल नहीं होते, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो हैं पोलर सॉल्वेंट में होते हैं जी इनसॉल्युबल। जितने भी पोलर सॉल्वेंट है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं जी इनसॉल्युबल होते हैं, यानी हल नहीं होते। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये हमारे पास जो हैं वो होंगे सॉल्युबल, यानी इसमें हल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है पोलर सॉल्वेंट में आ जाता है जी वाटर, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास आ जाता है जी बेंजीन। ठीक हो गया। सोलबिलिटी की बात की है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन उसमें ये हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का आगाज़ किया है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने आज जो है सबसे पहले इसकी बात की है कि जी चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि 200 ईयर्स अगो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को हम डिफरेंस करते थे उनके ओरिजिन और प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसको हम सिर्फ हासिल करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से। इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो नॉन लिविंग या मिनरल सोर्स से हासिल किए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल फोर्स थ्योरी इसी वजह से पेश की गई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो लेबॉरेटरी में तैयार नहीं होते, वो सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, इसे नाम दिया गया था वाइटल फोर्स थ्योरी का। ठीक है, तो कहा यह जाता था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें एक वाइटल फोर्स होती है, एक अहम कुव्वत होती है। ठीक है, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाई जाती है। ठीक है, और इस वजह से हम इनको लेबॉरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेडरिक वॉलर ने जब हमारे पास सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार किया लेबॉरेटरी में फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन में सबसे पहले तो हमने बात की कि इसमें मेन चीज़ होती है कार्बन एटम, लेकिन इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन हम करते हैं कि ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम लोग डील करते हैं जी हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को। ठीक है, कुछ फीचर्स हैं जिसमें पेकुलियर नेचर देखी, कैटिनेशन देखा कि हमारे पास सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है कार्बन एटम्स की, जिसे वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं और लार्ज रिंग्स बनाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड बनाने की भी सलाहियत होती है, डबल बॉन्ड बनाने की भी और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की भी। ठीक है, सेकेंड फीचर देखा कि इनका नॉन आयोनिक कैरेक्टर होता है, ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं और ये आयोनिक रिएक्शंस नहीं देते। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी के इनकी सिमिलैरिटी होती है बिहेवियर के लिहाज से, क्योंकि ये एक होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं जिनमें मौजूद तमाम कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास एक जैसी ही होती हैं। उसके बाद हमने बात की जी कि ये कम्प्लेक्स होते हैं, ये स्ट्रक्चरली काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे स्टार्च और प्रोटीन्स ये हमारे पास जो हैं कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, आइसोमरिज्म देखा कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम है C6H12O6। ठीक है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात की कि ये स्लो रिएक्शन होते हैं, इनकी यील्ड भी लो होती है और ये नेचर के लिहाज से क्या होते हैं जी मॉलिक्यूलर। और हमने बात की इनकी सोलबिलिटी की कि ये पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं जैसे कि वाटर, और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन इसमें ये सॉल्युबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के हमारे पास जो है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसको नेक्स्ट आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।